2 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई आज सामने आए। ईरान की राजधानी तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। यहीं पर खामेनेई ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों से एक होने के लिए कहा। खामेनेई ने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक मुसलमानों को अपनी रक्षा के लिए अब कमर कसनी होगी। उन्होंने हाथ में राइफल लेकर स्पीच दी और इजरायल को चेतावनी दी। खामेनेई ने कहा कि अगर इजरायल अब हमला करेगा तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। जवाबी कार्रवाई में ना देरी होगी और ना ही जल्दबाजी करेंगे, अपने टारगेट को हिट जरूर करेंगे। खामेनेई ने अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही। पहले उन्होंने मुसलमानों को एक होने के लिए कहा, फिर इजरायल को खुलकर जंग की वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोध विनाश की ओर दुनिया को ले जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल पर दोबारा हमला करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि वो 7 अक्टूबर का हमला, जिसमें 1200 मासूम मारे गए थे, आज सैकड़ों लोगों के सामने तकरीर करते हुए खामेनेई ने कहा कि वो पूरी तरीके से जायज था और अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल के ऊपर दोबारा हमला भी किया जाएगा। अभी तक आपने ईरान से आई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अब आपको भारत से आई तस्वीरें भी देखनी जरूरी है। एक तरफ खामेनेई पूरी दुनिया के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनकी बात से प्रभावित हो जरूर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो खूनी खेल में शामिल नसरल्ला की मौत पर मातम की है, जो कि हमारे देश में हो रहा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रही हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें और भी अहम इसलिए हो गई क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम कार्ड खेला। क्योंकि कुछ लोगों को झांसे में लेकर एजेंडा पूरा करना आसान है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक नसरल्ला के समर्थन में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल हैं बहुत सीधे, क्या खामेनेई दुनिया के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? भारत के कुछ मुस्लिम इस झांसे में आखिर आ क्यों रहे हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभ्रास्ता संस्थापक द मंथन हमारे साथ जुड़ गई हैं। वकार एस भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ है और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार फिर से याद दिलाते हैं अपने दर्शकों को कि आज खामेनेई ने बोला क्या। उन्होंने कहा दुनिया के मुसलमान एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी, दुश्मन हारेंगे। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। मिडिल ईस्ट में हमारा दुश्मन एक है। इतने दिनों से तो हमें बताया जा रहा था कि ये लोगों की जिंदगी की बात है, ये जमीन के हक की बात है। अचानक ये मुसलमानों का मुद्दा कहां से बन गया? और मुझे लगता है कि सबसे गंभीर बात यही है कि जब ईरान को और कुछ नहीं सूझता या फिलिस्तीन को कुछ और नहीं सूझता या लेबनान को कुछ और नहीं सूझता तो वो कहते हैं कि मुसलमानों की बात। अगर मुसलमानों की बात है तो दुनिया में एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। 53 देश है मेरे ख्याल से, सही संख्या मुझे ध्यान में है, तो 53 इसके सदस्य हैं। हर साल ये लोग मिलते हैं, दुनिया के जो भी मुसलमानों के बड़े जो कुछ उनके जो कहते हैं ना कि मुद्दे हैं, मसले हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं। क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कोई बड़ा बयान इस मसले पर आया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये बात खामेनेई कह रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे, तो क्या उन्होंने 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इजराइल पर हमला होगा, जो इजराइल के बच्चों महिलाओं को मारा जाएगा, तब वो चुप रहेंगे। जब इजराइल नहीं, चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा वो सही है। उन्होंने कहा इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज था। जायज था, बिल्कुल। ये कदम और आगे वो चले गए। वो लाइन में सुन नहीं पाया था। तो अब जब आप वहां खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में बटे। एक हिस्सा वो जो खामेनेई कह रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाए, दूसरा हिस्सा इजराइल के साथ खड़ा हो। अब जाहिर है कि इन सब के बीच में भारत एक देश है। भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रहे। जब 3-4 साल पहले का मुझे वाकया याद है कि रायसीना डायलॉग था दिल्ली में और ईरान के विदेश मंत्री यहां पहुंचे थे, तब अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा रहा था, लेकिन भारत ने उनको न सिर्फ बुलाया, उनको पूरे सम्मान के साथ उस वक्त दुनिया को उनकी बात सुनाने का अवसर दिया। लेकिन सवाल यहां ये
भारत के मुसलमान भारत को समझ रहे हैं क्या? या भारत के मुसलमान, क्योंकि इजराइल और ईरान क्या करेंगे, इजराइल लेबनान क्या करेगा, इजराइल फिलिस्तीन सीरिया जॉर्डन जो भी कुछ वहां हो रहा है वो निपट रहे हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए। विश्व मानव के तौर पर हमें चिंता होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, कहीं दुनिया के हिस्से में कोई मारपीट नहीं हो। लेकिन जैसे रशिया यूक्रेन पर कोई रिएक्शन भारत में नहीं होता, वैसा ही क्यों नहीं इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल और ईरान के मामले में होता? ये मेरी चिंता की वजह है। और अगर खामेनेई के कहने से यहां ये सब होगा, या यहां लोग निकलेंगे, यहां लोग नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और नारे नहीं लगा रहे, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। कई जगह तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा मोदी का दोस्त नेतन्याहू, तो ये ज्यादा चिंता की बात है, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही सैयद जवाद हम पहले दिन से कह रहे हैं, और अब खुद खामेनेई ने ही असली एजेंडा सामने ला दिया है। वो एक मजहबी जंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय दुनिया भर में एक तरफ और बाकी की दुनिया दूसरी तरफ। जी पद्मजा, बात हो रही थी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब बता रहे थे किस तरीके से जो है पूरी जंग के अंदर मुलव्विस करा जा रहा है और ओआईसी के मेंबर नहीं बोल रहे हैं। ये बात थी, छोड़िए अभी खुमानी साहब को, खुमानी साहब क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, छोड़िए क्यों भाई, सैकड़ों लोग उनको दुनिया भर में सुन रहे थे, उनके सामने हजारों लोग मौजूद थे, छोड़ कैसे देंगे? वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम एकजुट होकर के बाकी दुनिया से लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं उनको भूल जाइए। कैसे भूल जाए? मैं अभी उनके बयान से पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कह रखा सर, अभी आप खामेनेई पे बताइए ना, आज उन्होंने जो बात कही है, क्या उससे असली एजेंडा सामने नहीं आ गया है? कि अभी इतने टाइम से आप कह रहे थे कि नहीं नहीं, जो फिलिस्तीन में हो रहा है उससे हम लोग गमगीन हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं उसकी वो असली मुद्दा है। आज खुद उन्होंने, सुप्रीम लीडर ने खड़े होकर के कह दिया है कि भाई सारे मुसलमान एक साथ आ जाओ, वक्त आ गया है, सब एकजुट हो जाइए। देखिए, इजराइल आज से नहीं 70 सालों से अरबों की जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है और निकाती उनका एजेंडा है ग्रेटर इजराइल बनाने का, और 3000 साल पुराने, 2500 साल पुराने वो अपने एरिया को क्लेम करते हैं। सर, आपको पता है, आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं, आज उन्होंने अपनी तकरीर में एक बार इजराइल का नाम तक नहीं लिया। इजराइल का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, उन्होंने बस कहा कि सब कौम के लोग साथ में आ जाइए। मैं यही आपसे बार बार, क्योंकि आप मुद्दे के आसपास, आप मुद्दे को इधर उधर नहीं कर सकते। आज जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल साफ गोई से कही है, और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सड़कों पर निकल करके उनका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप उनके विचारों का भी समर्थन कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि पूरी कौम एक साथ आ जाएगी? पद्मजा, या तो आप सवाल करते रहिए, जवाब मत सुनिए आप। सर, सवाल मेरा शुरू से वही है, पर आप उसी सवाल को अवॉइड करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। अब आप बोल ही लीजिए, सुनेंगी। यही इराक के वक्त हुआ, जब सद्दाम हुसैन का हुआ, सद्दाम हुसैन को इसी अमेरिका ने आकर के जो है सूली पर लटकाया, उस वक्त भी इस देश में प्रदर्शन हुए थे। क्या हमारे जो इराक के साथ रिश्ते नहीं? आज जंग जो है जबरदस्ती थोपी जा रही है ईरान के ऊपर। पिछले 2.5 साल से ईरान कह रहा है कि जंग मुसल्लत करी जा रही है, मेरे ऊपर थोपी जा रही है। अगर जंग आप थोप रहे हैं, जानबूझ करके उकसा रहे हैं, तो आदमी रिटेलिएट ही करेगा। और हाँ, पूरी मुस्लिम उम्मा को इस वक्त फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि मस्जिद अक्सा सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं है, ये पूरी मुसलमानों की जितनी भी ओआईसीज हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उससे कनेक्ट करता हुआ मुद्दा है। पर कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, नहीं बोले हैं, बोलते हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं। किसने नहीं? तुर्की ने नहीं बोला है। तुर्की ने क्या बोला है? चलिए छोड़िए, तुर्की ने अभी क्या स्टेटमेंट दिया रजब तैयब अर्दोगान ने? आप अलग ही मसले को घुमा देती हैं आकर। नहीं, मैं कहां मसले को घुमा रही हूँ? मसला तो एकदम साफ खुद खामेनेई साहब ने कर दिया है। उनके वर्ड्स को मैंने जस का तस कोट किया है। उन्होंने आज क्या बोला है सर? उन्होंने कहा है दुनिया के मुसलमान को एकजुट होना चाहिए, तभी अल्लाह की ताकत जुड़ेगी और दुश्मन हारेंगे, उनमें दरार नहीं डाली जानी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि पूरी एक कौम एक तरफ, बाकी की दुनिया दूसरी तरफ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मजहबी युद्ध तो नहीं बना सकते धर्म के आधार पर। बताइए, अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसका कोई एजेंडा भी नहीं है, वो इजराइल को क्यों समर्थन करता है? वहां तो यहूदी रहते हैं और हमेशा यहूदियों और क्रिश्चियन के बीच लड़ाई रही है। पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो भी क्रिश्चियन ने करी, दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो भी क्रिश्चियन के बीच हुई। आप मुसलमानों को इसमें कहां से टारगेट करना दिख जाता है? मुझे ये नहीं समझ में आता।
आप हिटलर ने यहूदियों को मारा। कोई टारगेट कर ही नहीं रही है। मैं तो आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, पर एक जो बात सैयद जवाद कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कई सारे देश साथ में हैं, बाकी सब भी साथ आ जाएंगे, सब लोग मस्जिद अक्सा के लिए एक साथ आ जाएंगे। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल मस्जिद अक्सा। हर्षवर्धन जी देखिए, फलस्तीन के लिए हम प्रतिबद्ध होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आज खamenei साहब ने बोला कि सब प्रतिबद्ध हैं, सबको उठ खड़ा होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, सैयद जवाद जो बोल रहे हैं ये चिंता बढ़ाता है इस देश की। सैयद जवाद या कोई भी जो बोलता है कि उम्मा के लिए खड़ा होना चाहिए, तो ये भारत के हिंदुओं को डराता है। यही ये उम्मा है जो भारत पर अलग अलग तरह से कब्जे करने की भी बात करता है। क्यों डर रहे हैं? यही ये उम्मा है जो कश्मीर की समस्या को बड़ा करता है, आतंकवादी भेजता है। अब आया झंडा। बेहतर क्या होना चाहिए? भारत में हम रह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान या कोई भी हो, दुनिया के दो देशों के बीच की लड़ाई है। उसमें हम चाहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्यों समर्थन, शांति हो जाए, लेकिन हमारे देश का मुसलमान अगर उनके लिए लड़ने की बात कर रहा है, उनके साथ खड़े होने की बात कर रहा है, तो ये चिंता की बात है। हाँ, और मैंने नहीं कहा पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सुन लीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुस्लिम देशों का क्या दबाव बनाने की स्थिति नहीं है? नहीं, तो फिर टेररिस्ट की तरह क्यों जाना? आतंकवादी हमले क्यों करना? तरीका तो ये हो सकता था ना कि वो 53 मुस्लिम देश दबाव बनाते और दबाव बनाकर अपने पक्ष में कोई बात करते, और जो विवादित हिस्सा है उस विवादित पर यूनाइटेड नेशंस का जो है समझौता, उसके साथ काम करते। क्यों नहीं कर पा रहे? एक एक करके सैयद जवाद साहब, आपने पूरा आपको पूरा टाइम आपने यूज किया, अब दूसरे आदमी को बोलने नहीं दे रहे। आप बीच में बोलती रही लगातार। मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल की पूरे यूरोप में कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। सर एक सेकंड, आपको मैं जो असलियत है ना, अब उससे वाकिफ कराती हूँ। शुभ्रास्ता भी इसको फ्लैश आउट करेंगी। चलिए एक सेकंड होल्ड कीजिए। सच बात यह है, आपको मैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर का आर्टिकल दिखाती हूँ। सच बात यह है कि ये सब जो तकरीरें की जाती है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का 10 दिन पहले का एक आर्टिकल देखिए, इसका हेडर क्या है? वो कह रहे हैं हिपोक्रिटिकल अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हेल्प इजराइल किल मोर पैलेस्टीनियन व्हाइल कंडेमिंग इट। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का आर्टिकल कहता है कि मुसलमान और अरब देश इजराइल का मदद कर रही है फिलिस्तीनियों को मारने में। और कैसे? सर अब आपको मैं कुछ तथ्यात्मक बता रही हूं तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसका जवाब दीजिए ना। लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिपोक्रिटिकल अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हेल्प इजराइल किल मोर पैलेस्टीनियंस। और उन्होंने इसका वजह भी बताई है कैसे हो रहा है। सर थोड़ा सा पढ़ लिख के आई हूं तो सुन लीजिए। मैं क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस छोड़िए ना, अभी आप देखिए कि आप जो कह रहे हैं दुनिया भर के सारे मुसलमान देश एक साथ हो गए हैं, उनकी मैं असलियत आपको बताती हूँ। सैयद जवाद, नहीं मैं कहीं भाग नहीं रही, मैं तो यही बैठी हूँ। चिल्ला आप रहे हैं क्योंकि आप मुझे बोलने देना नहीं चाहते। शुभ्रास्ता एक पाइपलाइन है, अरब पेट्रोलियम पाइपलाइन कंपनी, अरब पेट्रोलियम पाइपलाइन। सैयद जवाद साहब आप एक सेकंड, 30 सेकंड की शांति। अब शुभ्रास्ता ये जो उम्मा की बात कर रहे थे, अब उस उम्मा की असलियत बताते हैं कि इस उम्मा के कुछ देश है जो इस आर्टिकल में जिनका जिक्र है। कौन से है वो देश? वो देश है सऊदी अरब, इराक, इजिप्ट, कतर, यूएई। ये चलाते हैं एक तेल की पाइपलाइन। उस पाइपलाइन का नाम है अरब पेट्रोलियम पाइपलाइन कंपनी। आपको पता है क्या कि इस पाइपलाइन से इजराइल को लगातार तेल की सप्लाई की जा रही है? एक सेकंड के लिए उस सप्लाई को नहीं रोका है। और ये सब के सब मुसलमान देश है सैयद जवाद साहब। तो उम्मा तो आप छोड़ ही दीजिए। शुभ्रास्ता, होता ये है कि जो सच में जो मुसलमान देश हैं वो तो अपनी जेबें गरम कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग कश्मीर में टीवी पे बैठ करके तुम कौन मैं खामखा दूसरे के फटे में टांग लाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सड़कों पर उतरे हुए नसरल्ला कर रहे हैं। और सऊदी अरब रोज $1 मिलियन का तेल दे रहा है इजराइल को। ये तो बेवकूफी है। रूस भी तो दे रहा है। अरे रूस तो दे ही रहा है, पर आपके उम्मा के लोग भी तो दे रहे हैं।
सैयद साहब, आपकी उम्र के लोग सबसे ज्यादा तेल दे रहे हैं इजराइल को। मतलब मीठा मीठा गजब तो है, ऐसे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सऊदी अरब को भी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। बताइए शुभ रास्ता। बेवकूफ कौन बन रहा है? वो गरीब मुसलमान जो सड़कों पर निकला हुआ है, नसरल्ला नसरल्ला चिल्ला रहा है। शुभ रास्ता। जी पद्मजा जी, ये सारा का सारा खेल अर्थव्यवस्था का है, ये सारा का सारा खेल पैसे का है। और हम जितनी जल्दी, मैं हम का प्रयोग इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं इस सिर्फ देश ही नहीं, इस विश्व की एक सजग नागरिक होने के नाते कह रही हूं कि जितना जल्दी इस चीज को समझ लिया जाए उतना जल्दी हमारे हित में है। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश में गरीबी इतनी है और इस गरीबी के बीच में कुछ लोग जिनको सियासी रोटियां सेकनी है, उनके लिए बहुत आसान होता है इस वक्तव्य को अलग अलग तरीके से आलोचना कर करके, और जो जिस एक तरह से कैलिफेट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैलिफेट की बात कर रहे हैं, उसकी बात करना बहुत आसान है पद्मजा जी। 1980 के दशक से मार्टिन क्रेमर ने जब पॉलिटिकल इस्लाम टर्म का इजाद किया और उसके बाद इस्लामिज्म या पॉलिटिकल इस्लाम पे जो चर्चा हुई, उस पर आप दिल पर हाथ रख के बताइए पद्मजा जी, आपका दशकों का अनुभव रहा है पत्रकारिता में, क्या आज हम पॉलिटिकल इस्लाम पे, इस्लामिज्म पे एक सम्यक चर्चा करने की स्थिति में है? अगर नहीं है तो आज हम विश्व के किसी कोने में कोई भी हरकत हो रही हो, इस्लाम को लेकर कुछ भी बयानबाजी की जा रही हो, हम मैच्योरली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जैसे हमारे पैनल में कुछ लोग बैठे हैं, उनको तिलमिलाहट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस राजनीति, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के जो एक मंतव्य, एक लामबंद तरीके से वो बनाना चाहते हैं, उसमें वो घात लगेगा ना। पॉलिटिकल इस्लाम क्या होता है? पॉलिटिकल इस्लाम यह होता है कि जब आप इस्लाम को एक धारण करने वाला धर्म को न लेते हुए उसको आप एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, जैसा कि खामेनेई ने किया। तो मेरा यह मानना है, जिसमें अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे और मैं उनसे इत्तेफाक रखती हूं, कि हमारे देश के मुसलमानों का क्या इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अगर होना चाहिए तो आप खामेनेई से पूछिए ना कि क्या वो आकर के आपके यहां मदरसों में उसको हाईटेक बना देंगे? बताइए, जब वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि सारे देश, सारे विश्व के मुसलमान एक हो जाओ, तो फिर वो उनसे पूछिए कि उनके पास मुसलमानों के डेवलपमेंट का 10 पॉइंट एजेंडा क्या है। क्यों नहीं जोड़ूं? क्यों सैयद भाई, एक सेकंड सैयद भाई, आप कहीं का मुद्दा, आप जैसा कि पद्मजा जी ने कहा, मैं उसी भाषा में आपको कह रही हूं, जैसा कि पद्मजा जी ने कहा कि किसी के फटे में पैर आपको डालना है, तो जब आपने उनके फटे में पैर डाल दिया है तो मैं भी उस फटे में अपना पैर डालकर पूछ रही हूं कि आपका क्या फायदा? आप बताइए ना, 10 पॉइंट ऑफ एजेंडा बताइए कि भारतीय मुसलमान जो कि बहुत गुर्बत की स्थिति में है, मैं मानती हूं कि गुर्बत की स्थिति में है, आप बताइए उनको करने के लिए क्या, खामेनेई हो या कोई भी हो, क्या करने के लिए कह रहा है? और अगर नहीं कह रहा है तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर चुप रहिए, क्योंकि इस देश का मुसलमान या इस देश का हिंदू आज सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। वकार भट्टी को बोलने दीजिए। ये महज आपको नहीं चाहिए तो आप चले जाइए, ये महज पॉलिटिकल ज्ञान नहीं चाहिए तो आप उनके चले जाइए, भलाई का आप इस देश को ज्ञान लेना देना नहीं है। वकार भट्टी, आज जो खामेनेई ने किया है वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काना और बरगलाना है। और एक छोटी सी चीज और जोड़ देती हूँ, जो मैंने पाइपलाइन की बात बताई है ना, जो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं वो इजराइल को लगातार तेल भेज रही है। पिछले साल इजराइल के विदेश मंत्री ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने खड़े होकर के कहा अक्टूबर में हमें तेल की सप्लाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए, ये एक अपार्थाइड स्टेट है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों को मार रहा है। और सारे देशों ने कहा सॉरी, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा जरूरी है। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर पॉलिटिकल इस्लाम प्रैक्टिस किया जा रहा है और दूसरी तरफ धंधा भी चल रहा है। वकार भट्टी, देखिए मैडम, जहां धंधा चलाने वालों की बात है ना, दुनिया भर में मुझे भी पता है कि जो सियासतदान हैं, जो सरकारें जो रूल्स करते हैं, मैं उनको तो पहली बात ये है कि आज के टाइम अगर उनकी आंखें बंद हैं, उनकी जबान बंद है, तो उनका हिसाब अल्लाह के आगे देना है और वो देंगे, ये कुरान कहता है। अगर आप ये कहेंगे और यहाँ कोई मुझे लेक्चर देगा कि हिंदुस्तान का या कश्मीर के मुसलमानों का क्या रिश्ता है, तो हम पहले ही बता देते हैं कि मस्जिद अक्सा जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है इजराइल, जिस फलस्तीन की जमीन पर इजराइल बैठा है कब्जा करके,
और मस्जिद अक्सा के लिए, जैसे हिंदुओं के अंदर हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए इतना बड़ा आस्था का मसला था, ऐसे ही मस्जिद अक्सा के लिए दुनिया भर के मुसलमानों का आस्था का मसला है। सऊदी अरब के लिए आस्था का मसला नहीं है, इराक के लिए आस्था का मसला नहीं है, इजिप्ट के लिए आस्था का मसला नहीं है, कतर के लिए आस्था का मसला नहीं है। वो तो इजराइल के साथ लगातार अपने संबंध बनाए हुए हैं। मैडम जी चुप रहिए। देखिए क्या करें, हिंदुओं के लिए क्या मसला है? इजराइल, देखिए मुझे बात कर, मैं बीच किसी के नहीं बोलता हूँ। रही इजराइल की, इजराइल के साथ कौन क्या करता है कौन नहीं करता, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अरे आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, पर यही तो हम पूछ रहे हैं, क्या है आपका फर्ज, क्या लेना देना है आपका खामेनेई से? आप देखिए, आप बोलने नहीं देंगे, आपको बोलना मेरी जबान, तो आप बोलिए ना, फिर मुझे क्यों बुलाया आपने? बोलिए, आप बोल लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा मसला, मेरा फर्ज है, मेरा दीनी फर्ज है। मैं मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को, जो हमानी साहब ने कहा कि एक होना चाहिए, यूनाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम दुश्मन, तो दीनी फर्ज आप ही को समझ में आ रहा है। जो बड़े बड़े देश है जहां पर 99% मुसलमान रहते हैं, उनका कोई दीनी फर्ज नहीं है, आप ही को एक अकेले को दीनी फर्ज निभाना है सड़क पर उतर करके। मुसलमानों को दीनी फर्ज है, कुछ चंद नेताओं को नहीं है, चंद राजा महाराजाओं को नहीं है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि कितने सारे देश हैं जो लगातार इजराइल के साथ अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, कितने सारे देश हैं जहां पर लोग खुशियां मना रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए इजराइल को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, पहले आप सुनिए मैडम, आप इसलिए इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल और इजराइल की सोच और मोदी की सोच। अरे सर, मैं तो इजराइल को ना सपोर्ट करती हूँ, ना भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करती हूँ। मैं तो जो आज खामेनेई साहब ने बोला है कि सब लोग साथ में खड़े हुए हैं, उसी के बारे में सवाल पूछ रही हूँ कि कौन साथ में खड़ा है? इक्का दुक्का लोग जो कि सड़क पर या टीवी पे साथ खड़े हैं और उनके पैरोकार बने हुए हैं, उसके अलावा कौन खड़ा है? हर कोई अपने अपने मतलब देख रहा है, हर कोई अपनी अपनी भलाई देख रहा है। सुन तो लीजिए ना मैम सुन लीजिए। आपको, आपकी आंखें बंद हैं, आपको नहीं दिख रहा, पूरी दुनिया का मुसलमान हुमायूं साहब की जो स्टेटमेंट है उसके साथ खड़ा है। हाँ, मोदी के लोग या इजराइल वाले दोस्त साथी जो हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी और इजराइल क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि दोनों मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे जो जितने भी लोग हैं, कौन है? अगर आपको सच में, आप मेरे एक सवाल को तो जवाब नहीं दे रहे। आप जिस एकता की बात कर रहे हैं सर, मुसलमान देशों में ही कोई एकता नहीं है, अनलेस आप ये कह रहे हैं कि कतर भी मोदी के साथ मिला हुआ है, यूएई मोदी के साथ मिले हुए हैं, सऊदी अरब मिले हुए हैं मोदी के साथ। मुझे बताओ, आप मुसलमानों को साइड छोड़ो ना, मुझे बताओ, आप मुसलमानों के, यहूदियों के साथ आपका कोई रिश्ता है? यहूदियों को क्रिश्चियन ने मारा, तो किसी के साथ, मेरा तो अपने देश से रिश्ता है, हम सबका अपने देश से रिश्ता है। हिटलर ने मारा, लेकिन आप लोग मुसलमान के दुश्मन क्यों हो? आप मुसलमानों के दुश्मन क्यों हो? पहले हम अपने देश के मुसलमान के दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन क्यों होगा सर? हम तो अपने देश के दोस्त है। खुले आप प्रोफेट मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी हो रही है मीडिया पर, कल से आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोफेट मोहम्मद के बारे में शान में गुस्ताखी करना मतलब पूरे मुसलमानों के खिलाफ बोलना। सर, आप मुद्दे को किधर ले जा रहे हैं? कौन शान में गुस्ताखी कर रहा है? मैं तो सीधे सीधे हर्षवर्धन जी, ये बात कहां की कहां चली गई? पर एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ है ये बाकी देश जो कि अपने हित की सोच रहे हैं, अपने मतलब की सोच रहे हैं, अपने बिजनेस की सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ, और ये मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि भाजपा के एक नेता है, क्या हम उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? भाजपा के एक नेता हैं सुल्तानपुर से, उनका नाम है अजहदार हुसैन। वो आज सड़कों पर निकल गए हर्षवर्धन जी, वो चिल्ला रहे हैं नसरल्ला मुर्दाबाद, अमेरिका में आग लगा दो। भाजपा के नेता। देखिए पद्मजा, एक तो ये कि वकार भट्टी भाई ने बीच में कहा कि हिंदुओं के लिए क्या मसला है आस्था का, वो जरा एक लाइन बता दें तो फिर मैं आगे बात करूं। कुछ कह रहे थे कि जैसे हिंदुओं के लिए है, वैसे क्या आप कह रहे थे? देखिए, मैं जूम पर हूँ, मेरी बात बीच में टोक देते हो, फिर बाद में वो आती नहीं है, इसलिए पहले मेरी बात सुन लें फिर जवाब दें। मैंने बोला कि हिंदुओं को मारने वाला रावण था और क्रिश्चियनों को मारने वाला, एक यहूदियों को मारने वाला हिटलर था। हिटलर ने यहूदियों को मारा, रावण ने हिंदुओं को मारा, लेकिन आज क्रिश्चियन भी यहूदियों का दोस्त है और हिंदू भी इसका दोस्त बन चुका है। इजराइल का ज्ञान नहीं है ना, उस पर नहीं बोलना चाहिए। हम देखिए अल्लाह पैगंबर पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुरंत वो शान गुस्ताखी क्या क्या बताने लगते हैं तो डराने लगते हैं। तो ऐसे ही आप भी ये चाहिए ना, हम तो आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं, तो वो मत दिखाइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने एक लाइन कही थी, एक एक करके शुभ रास्ता आ रही हूँ आपके पास। आपका मामला लगता है क्या? लाइन आपने कही थी, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ, दर्शक भी सुनिए। आपने कहा कि जैसे हिंदुओं के लिए मसला है, वैसे हिंदुओं के लिए क्या मसला है जैसे आपके लिए अलग सा है, जरा वो बताइए, थोड़ा दर्शक जाने। मैं बताता हूं। जैसे हिंदू आज
पूरे भारत के अंदर पूरे भारत के मुसलमानों को लिंचिंग कर रहा है। वो दोबारा नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे आस्था का मुद्दा राम मंदिर है हिंदुओं के लिए, वैसे ही मुसलमानों के लिए। यही वो जाहिलियत है आपकी जो आपको कभी भी सही जगह नहीं खड़ा करना है। आप एक ढंग की बात नहीं बोल पा रहे हैं, आप एक बात नहीं बोल पा रहे हैं। पत्रकार को तो शायद लेनी नहीं चाहिए। आप पहले मुझे बताओ पत्रकार कहो, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो। एक सेकंड, अभी तू मैं नहीं शुरू करेंगे। हर्षवर्धन जी कुछ लोग हैं जो कम से कम हमारे देश में भटकावे में आ गए और उनमें ये भाजपा के नेता भी शामिल हैं। एक लाइन बोलिए तो नहीं बोल रहे ना आप। क्या बोलूं, क्या बताओ ना। आपने कहा था ना हिंदुओं के लिए मसला, क्या मसला है हिंदुओं के लिए, जरा बताइए। जैसे आपको क्या लगता है? सुन तो लीजिए ना जनाब, सुन लीजिए। जलेबी जैसे हिंदू कहते हैं कि यहाँ भी राम मंदिर हमारा है, ज्ञानवापी की जगह मंदिर है, तो ऐसे मस्जिद मुसलमानों के लिए मस्जिद। अभी आप थोड़ा राइट टाइम हुए, यही मैं सुनना चाह रहा था। और उसके बावजूद, इतनी समझदारी के बावजूद, वो मुसलमान जो हमारे अपने देश का है, वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ है, भट्टी भी कहां से आए आपको तो अपना मालूम होगा, वो मुसलमान भी देश के हिंदुओं के आराध्य उपासना स्थल मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मेरा वक्त चला जाएगा। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया का मुसलमान की डिबेट है, जो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है, एक-एक करके प्लीज कहने दीजिए ना। आप क्यों लड़ रहे हैं? आप भी मुसलमान थे, भला कौन करेगा? मैं आप इसीलिए मुसलमान थे पहले, आप इस चीज का आस्था स्थल है, उसको तो छोड़ दीजिए आप, उस पे कल से मत आइएगा बहस करने के लिए। आप किसी और की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं सैयद जवाद? किसी और की लड़ाई लड़ने में आपको क्या हासिल होगा? सुनिए, आपने अभी बहुत अच्छा एक सवाल करा था। आपने कहा था तेल जो है वो सऊदी अरब और अदर मुसलमान कंट्रीज जो है वो सप्लाई कर रहे हैं लगातार, उन्होंने बंद नहीं करा। अपने आपसी रिश्ते जो हैं, व्यापारिक रिश्ते नहीं खत्म करे। चाइना के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन हमारे व्यापारिक रिश्ते अभी भी खत्म नहीं हुए। तो इस बुनियाद पे मैं आपके सवाल को खारिज कर देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं, आपने ये क्या बात हुई? क्या जवाब भाई, आज आप एकदम गिरेल हो गए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, आपके साथ के चक्कर में सब लहरा गए। अरे भाई ये 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं भागता नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या हम कह रहे हैं कि नहीं चाइना को हम इसलिए खत्म करेंगे दुनिया भर में सब एक हो जाओ, ऐसा हमने कहा क्या? सुनिए, पूरी तसल्ली बख्श। चाइना ने हमारी जमीन तो कब्जा रखी है ना, इस चीज को मानते हैं। चाइना के साथ हमारी वॉर हो चुकी है। एक सेकंड अलाउ मी टू स्पीक। आपके बीच में नहीं बोलने दीजिए, बोलिए। 10 सेकंड तो 30 सेकंड दे दीजिए। चाइना के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुई हमारी, उसके बावजूद भी हमारे रिश्ते हैं, हम चाइना के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बने। पाकिस्तान भी हमारी वॉर हो चुकी है, फिर भी हमारे साथ पाकिस्तान के रिश्ते रहे, कभी बैकडोर से रहे और कभी सामने से रहे। हमने बस यात्रा भी चलाई, हमको करगिल मिला, उसके बावजूद भी हमने जो है परवेज मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, उनके साथ चाय पे चर्चा करी, बात करी। आप बता दी इस बुनियाद पे आप क्या चाह रहे हैं कि सारी चीजें खत्म करी जाए, बिजनेस को जो है अलग तरीके से रखते हैं, और जो वॉर होती है, जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उनका एक अलग पस मंजर होता है, उनमें बहुत सी चीजें भी होती हैं। आप इस चीज को मैच मत करिए जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, लेबनान के अंदर तो रिपोर्टिंग हो रही, लगातार कैमरा जा रहा है, TV9 भारत वर्ष का 20 सेकंड हर्षवर्धन जी इसका जवाब देना चाहते हैं। 20 सेकंड ही बस हर्षवर्धन जी, फिर आगे का कुछ और लेबनान पे बताएंगे सैयद जवाद। हाँ, लेबनान वाले बाद में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि कुतर्क नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान भले लड़ रहे हो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस तरह से नहीं कहा कि हम सारे हिंदुओं को खत्म करेंगे, हिंदू देश का अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए। खामेनी भी कह रहे हैं इजराइल का अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए। वहां का जो कमांडर है वो कह रहा है एक भी यहूदी नहीं बचना चाहिए। हम उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। पूरा पाकिस्तान जब नहीं मान रहा था तो भारत ने क्या कहा, गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी। जवाब भाई थोड़ा तर्क लेकर आइए, कहां नहीं सर, और दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। एक तरफ आप पूरे एक भाईचारे की बात कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं कि पूरी कौम साथ में आ जाएगी, और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि उसी मजहब के लोग, उसी मजहब के देश अपने अलग से व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के संबंध क्यों है? दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा हूं,
आगे बढ़िए। यही कह रहा हूं कि आप कश्मीर को मिला दे रही हैं यहाँ के मुसलमानों को, और क्योंकि कश्मीर में नारेबाजी हो रही है सर। आज भी लोग कश्मीर में सड़कों पर निकले हुए थे, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, जब सऊदी अरब को कुछ नहीं पड़ी है तो फिर बारामूला में बैठे हुए सैयद जवाद को क्यों पड़ी है भाई? आप अपने घर को देखिए। बारामूला में नहीं हूँ, पहले तो करेक्ट कर लीजिए। मैं सर मैं कह रही हूँ बारामूला में, चलिए बारामूला में बैठे हुए महमूद साहब को क्यों पड़ी है किसी चीज की? आप अपने घर में देखिए क्या तकलीफ है आपको। सुन तो लीजिए मैडम, सुन लीजिए। मस्जिद अक्सा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लगभग पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी भावनाएं कनेक्ट करते हैं, और फलस्तीन का समर्थन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी करा और खुल करके करा, गांधी जी ने भी करा, खुल करके करा, क्योंकि अरबों की जिस जमीन पर ला करके खंजर के तौर पर इन यहूदियों को बसाया गया, खुद तो मार मार के उनका कत्लेआम करके अपने देशों में नहीं रोका उनको, पूरे यूरोप ने धक्के मार करके निकाला है। पूरे हिटलर ने जिस तरीके तानाशाही, लेकिन आज तक हैरत की बात है हिटलर को कोई आतंकवादी नहीं कहता है, क्योंकि उसमें क्रिश्चियन लॉबी कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, अगर हिम्मत है तो ये कहिए कि सबसे बड़ा अगर कोई था तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकला हुआ हिटलर था, जो सबसे बड़ा आतंकवादी था। जर्मनी में नाम लेना पाप है, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। मतलब पद्मजा जी, मुझे ना कुछ बातें इतनी जहालत भी कही गई हैं यहाँ पर। नहीं, अरे हमें पता है, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना, जब आपको इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना पड़ जाए तो आप कहीं से भी कुछ भी तर्क उठा करके क्रिश्चियन लॉबी, हिटलर, कुछ भी बता दीजिए। पर शुभराज था, मैं एक तस्वीर सैयद जवाद, वकार भट्टी और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, उनको दिखाना चाहती हूँ। अभी इतना उन्होंने एक भाषण दिया यहाँ पे कि मतलब लोग मर रहे हैं, उनके लिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई है, सब कौम साथ खड़ी हो गई है। एक लड़की 21 साल की, उसकी तस्वीरें दिखाइए, वो इराकी लड़की है, यजीदी लड़की। इस लड़की को एक सेक्स स्लेव बना करके आईसिस ने इसको इराक से उठाया और हमास के एक लड़ाके के पास 11 साल तक इसको सेक्स स्लेव बना करके रखा। वो सिर्फ 10 साल की थी। इसके लिए तो कोई सड़कों पर नहीं निकला, इसके लिए कोई तकरीर नहीं कर रहा, इसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई हमारा दिल तो जो है बस फिलिस्तीन में जो लोगों को दर्द है उसके लिए धड़क रहा है। सच बात यह है कि मेन एजेंडा वही है पॉलिटिकल इस्लाम। शुभ रास्ता इस लड़की के लिए किसी को दर्द नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इस्लाम का कोई वजूद, कोई लेना देना नहीं होता है। अरे सर, आप दिल्ली में रहते हैं ना, आप दिल्ली में इस लड़की के लिए एक मार्च निकाल दीजिए कल कि इस बेचारी को 11 साल एक सेक्स स्लेव बना के रखा गया। शुभ रास्ता, एक सेकंड, एक करके आप साइलेंस। शुभ रास्ता, आप इमाम ने कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। गैर इस्लामी तंजीम कहा हुआ है, एसएस को हमारे साथ मत जोड़िए, इजराइल और अमेरिका के साथ जोड़िए। सर मैं तो आपको इराक से जोड़ रही थी, ये बेचारी लड़की इराकी है। अरे इराक, ये इराक की यजीदी है। मैं तो इराक से जोड़ रही थी क्योंकि आपने पूरे उम्मा की बात की थी, पूरे उम्मा की आप बात कर रहे थे, तो मैं एक बेचारी इराकी लड़की के हकों की बात कर रही थी, उसकी जिंदगी की बात कर रही थी। अब 2 मिनट के लिए प्लीज शांत हो जाइए सर। जब भी कोई चीज आपको चुभती है आप दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं एक एक करके। और इस लड़की को हमास के पास रखा गया था। शुभ रास्ता, आप सिर्फ शुभ रास्ता बोलेंगे। शुभ रास्ता हो गया, कितना करते हो प्रोपेगेंडा? शुभ रास्ता। नहीं, आप भी तरीके की बात बोलिए, आप भी तथ्यात्मक बात बोलिए, तो शायद आपको पद्मजा जी नहीं, देश की पूरी जनता सुनेगी। आपने 3-4 अनर्गल जहालत भरे बयान दिए हैं जिसपे आपका काउंटर करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इन्होंने कहा हिटलर को तो कोई टेररिस्ट नहीं मानता। आप थोड़ा एक बार जर्मनी घूम आइए, आज भी जर्मन लोग ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे हिटलर का नाम लेने के पहले कतराते हैं। वो एक सेंस ऑफ नेशनल एम्बैरेसमेंट है उनके तमाम हिस्टोरिकल। सुन लीजिए ना भाई साहब, या तो अगर आप घूम सकते हैं तो घूम आइए, नहीं घूम सकते हैं तो चंद किताबें पढ़ लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो चुप होकर के 4 लोगों की बात टोकी मत कीजिए। आप यहाँ भाषण देने तो नहीं आए। ये नहीं, पद्मजा जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या टीवी भारत ने सैयद जवाद के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की है कि 15 मिनट का इनको निर्बाध रूप से बोलने दिया जाए? एक सेकंड प्लीज डाउन किया जाए, क्योंकि मैं एक एक करके बात करेंगे। ये वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये वही आप अभी बोल रही थी ना कि उस महिला के लिए कोई क्यों नहीं, उस बच्ची के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि सैयद जवाद जैसे लोग हैं अब जो मेन मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे।
दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, इनको सबसे ज्यादा, मैं क्यों विक्टिम बनूं? मैं आपकी कोई विक्टिम नहीं हूं, मैं कोई विक्टिम नहीं हूं, मैं सर्वाइवर भी नहीं हूं। मैं एक प्रिविलेज पोजीशन में हूं और मैं उस पोजीशन ऑफ प्रिविलेज का उपयोग करते हुए यहां पर 10 बातें रखूंगी। सैयद जवाद, अब आप चुप करके बैठिए। पॉइंट नंबर 2, इनको वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ी दिक्कत है, इनको यूरोप से दिक्कत है कि धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है, इनको दिक्कत है अमेरिका से कि वहां धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। तो ये जो खामेनी है जो कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, तो आप लोग सब एक इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं बना करके वहीं रहते हैं? क्यों आपको भारत में रहना है जहां पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है? ये जो कश्मीरी एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, जो भी विश्व वमन कर रहे हैं, उनको भी कहिए वो सब चले जाना। एक ऐसा मुल्क जहां पर पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हो, जहां पर ऐसी परिस्थिति हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाक इस्लाम ही फॉलो किया जा रहा हो राजनीतिक रूप से, वहां जाके रहिए। आपको रहना यूरोप में है, नहीं एक सेकेंड, आपको रहना ऑस्ट्रिया में है, आपको रहना बेल्जियम में है, आपको रहना जर्मनी में है, लेकिन आपको वहां का कल्चर फॉलो नहीं करना, अपना कल्चर थोपना है। ये होता है पॉलिटिकल इस्लाम। आपको रहना है भारत में, आपको रहना है भारत में, लेकिन यहाँ सात्विक सर्टिफिकेशन पे आपको दिक्कत है, हलाल सर्टिफिकेशन लेकर आप पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। इस तरीके की दोगलेपंथी, इस तरीके का डबल स्पीक नहीं चलेगा। और इस देश छोड़ दीजिए, पूरी पृथ्वी पर आपके लिए लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज तक पद्मजा जी आप मुझे एग्जाम्पल बताइए जो क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम है, और इस जहालत का क्या आखिरी 30 सेकंड आपको मौका दूंगी मैं। पॉलिटिकल इस्लाम पर किताबें लिखी जा चुकी है, पॉलिटिकल इस्लाम पर भाई साहब थोड़ा पढ़ा लिखा होता आपने, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, विश्लेषण की चंद किताबें पढ़ ली होती आपने, तो आपको मालूम होता कि पॉलिटिकल इस्लाम एक आधिकारिक शब्द है। मैं नहीं समझ पा रही कि प्रोडक्शन टीम इनका फेडर क्यों नहीं डाउन कर सकती। मैं जानना चाहती हूँ, मैं एक लाइन में नहीं बोल पाती। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एक एक करके सब लोग बात करेंगे, प्लीज इनका 10 सेकंड के लिए फेडर डाउन प्लीज। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं हो सकती ऐसे बात। मैं जानना चाहती हूँ, इन्होंने ये बताया 4 लोग जिन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम का शब्द यूज किया हो 4 किताबों में, और ये मैं उनको बताती हूँ कि इतने सारे क्रिटिक्स है पॉलिटिकल इस्लाम के, क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल इस्लाम के जो क्रिटिक्स मान रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम है और नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल इस्लाम की कवायद करने वाले भी बहुत सारे बौद्धिक हैं। आप अपने आप को विश्लेषक कहते हैं, 4 किताबें पढ़ के नहीं आते आप लोग। ठीक है, पॉलिटिकल इस्लामिज्म पे आपको दिक्कत हो सकती है इस टर्मिनोलॉजी से, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो बताइए ना, इतनी बड़ी बात कह दी आयतुल्लाह ने, किस हैसियत से कह दी? किस हैसियत से कह दिया कि पूरे विश्व के मुसलमान एक हो जाओ? अगर ये कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है तो क्यों कह दिया उन्होंने? और क्यों आप यहाँ पर तवे पर जलते हुए तवे पर पॉपकॉर्न की तरह क्यों चल रहे हैं? बताइए। कौन सा? मैंने तो पूछा पद्मजा जी, बड़ी विनम्रता से मैं पूछ रही हूँ कि ये जो खामेनेई है, इनके 10 सिंगल पॉइंट एजेंडा बताइए जो भारतीय मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने लामबंद होकर के आए हो। कहा हो कि हम मोदी का विरोध करते हैं, सब समस्त विश्व कि मुसलमान मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन हम ये 10 काम करेंगे। जवाब देने दीजिए भारतीय मुसलमान बहुत ज्यादा हाईटेक डेवलपमेंट कर ले। बताइए, आपको मुसलमानों की भलाई चाहिए तो उसके लिए क्या उन्होंने रोड मैप बनाया? फिलिस्तीनियों के लिए जंग करने के अलावा क्या रोड मैप बताया? आप 1 मिनट बीच बिना टोके हुए मुझे भी सुन लीजिएगा प्लीज। मैं किसी के बीच नहीं आया हूँ। पहले मैडम जी बड़ी जज्बात में हो गई, और वो इतने जज्बात उनके हो गए कि इजराइल में, ये मुझे लगा कि शायद इजराइल के कोई प्रवक्ता हैं, तो इतना दुख उनको लग रहा है। पहली बात, इन्होंने 2 बातें कही, मैं दोनों बातों पे इनको काउंटर करूंगा। पहला, इन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि ये जाके किसी मुस्लिम देश में रहे। इजराइल शब्द भी नहीं कहा, कश्मीर के लिए कहा। बात सुन लीजिए, पहली बात, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बोला, यहूदी शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मैडम सुन तो लीजिए ना, आपने बोला कि कश्मीर और कश्मीर के, मैंने जब इजराइल बोला ही नहीं, तो आप किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं? मैं इजराइल की कवायद नहीं कर रही वकार जी, मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं इजराइल की कवायद नहीं कर रही। मैं यहाँ पर ये जो आयतुल्लाह ने बयान दिया उसकी मुखालफत कर रही हूँ। आपको इन दोनों स्टेटमेंट में अगर अंतर नहीं समझ में आता तो आप
पॉलिटिकल चोंगेबाजी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। एक मिनट सुनिए, मैंने इजराइल पर अगर एक बयान दिया हो तो कहिए क्या आपने इजराइल पर यह कहा? एक मिनट में सुन लीजिए। पद्मजा जी, अगर मैंने इजराइल पर कोई भी बयान दिया हो तो आप उसको प्लीज रिपीट करवा दीजिए यहाँ पर। जितना उन्होंने बोला है उसका प्लीज आप जवाब दीजिए, रिप्ले कर दीजिए। अगर मैंने इजराइल पर या यहूदियों पर एक भी बयान दिया हो तो रिपीट कीजिए यहाँ पर। एक मिनट खामोशी से आप सुन लीजिए ना। मैंने अच्छा क्या करें, जब बोला ही नहीं है तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए ना, एक मिनट। अच्छा नहीं, आपने मुझे सुना, लेकिन आप अपने हिसाब से मेरे मुंह में कुछ नहीं डाल सकते कि मैंने ये कह दिया। जो उन्होंने सवाल मैंने पूछा है प्रो इजराइल एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए कि क्या वो सच में मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ बोल रहे थे, तो उसके 3 पॉइंट्स बता दीजिए। मैं 3 पॉइंट करूंगा स्टार्ट, लेकिन पहला पॉइंट इनका एक था हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए और कश्मीरी एक्टिविस्ट मतलब कश्मीर के मुसलमानों के लिए। पहला पॉइंट तो मैं इनको ये जवाब दे देता हूं कि देखिए कि जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था, उससे पहले भी कश्मीर का वजूद था। और मैं एक कश्मीरी मुसलमान हूं, मुझे कोई ये बता नहीं सकता कि तुम किसी और मुल्क में जाओ। मैं कश्मीर में रहने वाला हूं, कश्मीर में मेरे दादा परदादा यहीं रहे और यही कश्मीर को हमने बनाया भी और कश्मीर को इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान भी मुसलमानों का है क्योंकि मुसलमानों ने कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए दी हुई हैं और उनका पूरा हक है, पूरा राइट है हिंदुस्तान में रहने के लिए। कोई उसको सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता, ना कोई किराएदार उनको कह सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अब आते हैं, जब हम ईरान में जाएंगे या फलस्तीन के अंदर जाएंगे तो मैंने पहले भी आपको एक पॉइंट पूछा है कि भाई मुझे ये बताओ, जब ट्विटर पे, फेसबुक पे, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात के अंदर रोज इजराइल के सपोर्ट के लिए जो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं राइट विंग के, मुझे बताओ उनका इजराइल के साथ क्या रिश्ता है? जब वो इजराइल के लिए सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकालते हैं तो मुझे ये बताएं कि ऑफिशियल जो सरकार है हमारी हिंदुस्तान की, जो सरकार है, जो आज मोदी सरकार है, वो भी ऑफिशियल सपोर्ट करती है फलस्तीन को कि जो फलस्तीन के अंदर इजराइल कब्जा लेकर बैठा हुआ है, कब्जे में बैठा हुआ, तो वो गलत है। वो खुद सरकार का जो ऑफिशियल हमारा है, वो सरकार, मोदी सरकार वो भी मानती है आज कि नहीं, जो जमीन है वो फलस्तीन की है और इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो भी फलस्तीन को मानता है, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की सरकार है वो भी फलस्तीन के वजूद को मानती है। तो आप मुझे बताओ फिर राइट विंग किस लिए प्रोटेस्ट करता है? दूसरा पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट वो अपना बना रहे हैं। बात करते हैं, अगर आप हिटलर की बात करते हैं तो मैं आज ये कहना चाहता हूं आपकी टीवी के जरिए कि बस लास्ट हिटलर के लिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिटलर ने उस टाइम एक गलती कर दी कि कुछ यहूदी छोड़ दिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलने दूंगी आपको टीवी पे, ये बहुत ही गलत बात है। वकार भट्टी, आप ये बात नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आप इसको टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। आप एक पूरी कौम के लिए जेनोसाइड की बात कर रहे हैं टीवी के ऊपर, और हिटलर की आप यहाँ बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं। पर चलिए, एक जो आपने ढंग की बात की है उसका जवाब दे दीजिए कि अगर मुसलमान नसरल्ला के लिए रैली निकालते हैं आपको तकलीफ होती है, राइट विंग भारत में इजराइल के लिए रैली क्यों निकाल रहा है? शुभ रास्ता। जी पद्मजा जी, आपने जिस बात को कहने के लिए भट्टी जी को रोक दिया, मैं आपको बता दूं कि ये वही मानसिकता है जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये वही मानसिकता है। और उसके बाद ये जो इनका जो मलाल रह गया कि अगर हिटलर ने, और मैं आगे नहीं कहूंगी, फिर से चिल्ला चिल्ली शुरू। जैसे ही कोई आपकी बात का जवाब देना शुरू करता है फिर चिल्ला चिल्ली। 30 सेकंड के लिए शांति प्लीज। तो मैं 2-3 चीजें क्लियर कर, नहीं प्लीज, चिल्ला चिल्ली में अलाउ नहीं करूंगी। एक एक करके प्लीज थोड़ा फीडर नीचे कर दीजिए प्लीज। अगर आप पाकिस्तान में होते, अगर आप जरा इधर उधर पैदा हो गए होते ना, भट्टी जी सुन लीजिए, भट्टी जी सुन लीजिए बात अपनी। अगर आप जरा सा इधर उधर पैदा हो गए होते चाइना में या पाकिस्तान में, तो आप जितना ज्यादा जमहूरियत करते हुए यहां पर बात रख रहे हैं अपनी, वो नहीं रख पा रहे होते। तो हाँ, मैं मानती हूं कि पता नहीं कौन है राइट विंग, लेकिन जो भी कोई नुमाइंदे हैं जो इजराइल के लिए रैली निकाल रहे हैं, जितना सम्मान आपको लग रहा है उनको मिल रहा है, उतना ही सम्मान आपको भी मिल रहा है। तभी आपको पद्मजा जी बुला करके ऑफिशियली आपसे बात कर रही हैं। इसीलिए इन दोनों पक्षों, आपकी आवाज क्यों सुनी जाए, उनकी क्यों म्यूट की जाए? अगर आप जमहूरियत में विश्वास रखते हैं तो दोनों की आवाजें चलेंगी। अगर आपके तर्क बहुत स्ट्रांग हैं, बिना गाली गलौज किए और बिना ये हिटलर की बात रखे हुए, तो आप रखिए अपनी बात। जमहूरियत है भाई। आज आप जिस कश्मीर की बात करते हैं उस कश्मीर पे मैं नहीं जाना चाहती। आप जिस तरीके का कश्मीर बनाना चाहते थे वो अब ताउम्र नहीं बन पाएगी, आपकी उम्र में तो नहीं ही बन पाएगी। वो इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि कोई इस भारत सरकार ने
कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जो रिलीजियस और पॉलिटिकल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था वो ध्वस्त हो रहा है धीरे धीरे कश्मीर में। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और इसीलिए कुछ चंद लोग ये जो खामेनेई की बात है उस पर उछल सकते हैं, पर आप लोगों का इस जमहूरियत में कोई वजूद नहीं है। पर इस जो जमहूरियत लोग के कह रहे हैं पांच एक सेकेंड इस जमहूरियत के आखिरी 10 सेकेंड। हाँ, शुभ रास्ता। देखिए जी, मैं यही कह रही हूं पद्मजा जी कि जिस जमहूरियत की और जिस तरीके के भारत की ये बात कर रहे हैं, उस तरीके का भारत इनके स्वप्न लोक में खो चुका, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं हमारे देश में, उसके बाद एक डिस्कोर्स फ्लैटन हो चुका है। आप अगर इधर से कुछ नारेबाजी करेंगे तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी होगी। और एक बहुत जरूरी चीज, सैयद जवाद 10 सेकंड में मैं आपको 1 मिनट दूंगी। आप सब ने बहुत ध्यान से आज खamenei साहब की बात सुनी। एक उनकी जो सबसे जरूरी बात थी, वो पता नहीं क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हर देश को हमलावरों से अपनी हिफाजत करने का हक है। यही तो सबसे जरूरी बात है। इजराइल क्या बोल रहा है या कोई भी देश क्या बोल रहा है? हमें आत्मरक्षा का हक है। आपको पता है उन्होंने कुछ तस्वीरें आज रिलीज की हैं लेबनान में, दक्षिण लेबनान में। जब उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड रेड की तो एक घर के अंदर, एक बच्चे के बेडरूम के अंदर रॉकेट लॉन्चर रखे हुए थे। जब वहां पर आईडीएफ ने ग्राउंड रेड की तो लोग घर छोड़कर भाग गए। हिजबुल्ला लोगों के घरों के अंदर से रॉकेट लॉन्च कर रहा है इजराइल के अंदर। बच्चों के बेडरूम के अंदर उन्होंने असलहा रखा हुआ है। तो इजराइल को तो हक है ना कि वो अपनी रक्षा करे, और ये खुद खamenei बोल रहे हैं हर देश को हक है। सैयद जवाद, अरे 10 सेकंड सैयद जवाद को देने दीजिए। वकार भट्टी आप बहुत बोले, 10 सेकंड। हाँ, इजराइल देश नहीं है, इजराइल देश नहीं है। चलिए, और वहां जो लोग रहते हैं वो है ही नहीं। 10 सेकंड आपने बोल दिया, हो गया। सैयद जवाद, देखिए, लेबनान के अंदर घुस करके ग्राउंड ऑपरेशन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। गाजा के अंदर घुस करके ग्राउंड ऑपरेशन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। मैं बार बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसलिए कोट करता हूं क्योंकि मेरी बात पे तो आप सवाल खड़ा कर देंगे, लेकिन अब मैं बात करता हूं बहुत अहम मौजू की। पूरा सपोर्ट रूस कर रहा है इस वक्त अपने ईरान को, और रूस की सपोर्ट पर जो है एक तरफा आकर के ईरान अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, चाहे क्रूज मिसाइल हो गए, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करी है वो तो रूस से ही कर रखी है। ये तो आप ही के चैनल वाले बता रहे थे, या तो आपका चैनल झूठ बोल रहा था या मैं सच बोल रहा हूं। दो में से एक डिसाइड कर लीजिए कि रूस का समर्थन मिलता है या नहीं बनता है। तो आप बता दिए इस बिहाफ पे रूस को क्या मानेंगे। यहाँ तो आप मान रहे हैं बहुत बड़ी चीज है। चलिए सैयद जवाद साहब, आपने पूरा मेरे को जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पे पूरा एक पाठ पढ़ा दिया, पर एक छोटा सा सवाल जो मैंने आपसे पूछा, 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड बस, 10 सेकंड, मेरा वक्त खत्म हो गया है। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड एक लाइन में। देखिए, भट्टी जी कह रहे थे कि हम कोई किराएदार नहीं, बिल्कुल नहीं है। भट्टी मूलतः राजपूत और सिख कम्युनिटी होती है। भट्टी आए हैं भट्ट से, जो संस्कृत शब्द है। ये मुस्लिम नहीं थे भाई, भट्टी कहां से आए? पूछिए नहीं इनका। ठीक है, ये हर्षवर्धन जी, आपने 10 सेकंड में एक 10 घंटे की डिबेट छेड़ दी है। पर बहुत छोटी सी चीज मैं यही कहना चाहती थी कि जब खामेनेई खड़े होकर के कहते हैं कि सब मुसलमान कौम को एक साथ हो जाना चाहिए, तो आपके सामने उदाहरण मैंने रख ही दिया है सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का। वो अपना भला देख रहे हैं, अपना मतलब देख रहे हैं, अपने रिलेशंस देख रहे हैं। अब जो लोग हमारे देश में नसरल्ला के लिए नारे लगा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ।